औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे CSS कंपल्सरी सब्जेक्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स हैं और इस सब्जेक्ट के अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक करंट हैपनिंग के हवाले से है, जो करंट हैपनिंग पाकिस्तान में हैं, जो ग्लोब में हैं, जो पाकिस्तान की रिलेशंस है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट स्टेट के साथ, ग्लोब के डिफरेंट बॉडीज़ के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, ग्लोबल कम्युनिटी, इन तमाम हवाले से जो एज अ होल एक स्टडी है, इस हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डेवलपमेंट है, इसको करंट अफेयर कहते हैं। तमाम करंट अफेयर के हवाले से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो पर्सनल ज़ाती तौर पर जब मैंने अटैम्प्ट की और जो फ्रॉम माय स्टूडेंट्स के हवाले से जो हमारी एक एक्सपीरियंस बन चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि करंट अफेयर जो कि ऑलरेडी न्यू हैपनिंग है, करंट हैपनिंग्स है, इधर पाकिस्तान में है या ग्लोब्स में है या पाकिस्तान की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशन के दौरान जो डेवलपमेंट है उस हवाले से, तो हम जस्ट इज़ अ स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच भी मस्ट है। यानी जो आर्ग्यूमेंट आप डेवलप कर ले तो आर्ग्यूमेंट में एविडेंस बहुत ज़रूरी है। विदाउट एविडेंस अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ जस्ट ये क्लेम है, और जब तक क्लेम को हम साबित नहीं कर सकते, जब तक क्लेम को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं, तो दैट्स क्लेम जो है वो मीनिंगलेस है। अब जो भी हम एक आर्ग्यूमेंट को डेवलप करते हैं तो हम उस आर्ग्यूमेंट को प्रॉपरली सपोर्टेड करते हैं, प्रॉपरली डिफरेंट क्लेम से सपोर्टेड करते हैं। जब भी हम एक इवेंट्स के हवाले से बात करते हैं तो उसके हवाले से कोटेशन चाहिए, उस हवाले से उसको आपने रेफरेंस चाहिए, उस हवाले से आपको एक एनालिटिकल अप्रोच चाहिए। तो मेजॉरिटी हम क्या होते हैं, क्योंकि हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है या मेंटल अप्रोच है वो इस तरह से डिज़ाइन है स्कूल में भी, और कि हम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम आइडियोलॉजी, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम पर्सनालिटी है, तो देयरफॉर हम बैलेंस नहीं रख सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि एनालिटिकल अप्रोच हो, बैलेंस्ड में हो, जो भी आप डिस्कशन करें जिस टॉपिक को वो बैलेंस अंदाज में कर ले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट्स में कर ले, लेकिन सपोर्ट के साथ सिर्फ इरिगेशन ना हो, सिर्फ चार्जेस ना हो, सिर्फ इमोशनली स्टेटमेंट जिस तरीके से हम कल्चरली स्कूलों में इदारों में हम सीखते, वो अप्रोच नहीं है। टोटली एक डिफरेंट अप्रोच है, इसलिए हार्ड सब्जेक्ट भी है, इसलिए मार्क्स ओरिएंटेड भी नहीं है, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हमारी जो एक ग्रोथ होती है इदारों में, तो यहाँ पे हमारी जो माइंड है इसके ऊपर लाक लगाते हैं, इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर है। और फिल्टर क्या करते हैं, मज़हब का फ़िल्टर लगा हुआ है, जिन बातों को हम मज़हब के अंदाज में उनको विदाउट एनी जजमेंट के, विदाउट एनी रीजनिंग के हम उनको मज़हबी फ़िल्टर में उसको फ़िल्टरेशन उनको स्टॉप करनी है, कल्चरल फ़िल्टर लगा हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो रीजनल फ़िल्टर्स है, उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को, स्टेटमेंट्स को, मुख्तलिफ़ बयानात को हम पहले से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे करूँगा, हम स्कूल में थे तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ टीचर जो थे वो सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट थे, इसलिए 10th तक हमारी जो सोच ये बनी थी कि सर सैयद अहमद खान के निगेशन के हवाले से थी। इसलिए जब मैं आया तो मैं आमतौर पर स्टार्ट में सर सैयद अहमद खान को नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन जब मैं एमफिल लेवल पे पहुंचा, जब मैंने सर सैयद अहमद खान की ओल्ड जो तहज़ीबुल अखलाक जो उनका एक रसाला हुआ करता था, उनकी ओल्ड जो एडिशन पेशावर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पढ़ ली, जब मैंने उनको स्टडी किया उनके मुख्तलिफ, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया, और उसके बाद मैंने उनके और काम को भी पढ़ा। तो मैं उस बेस पे कह सकता कि उन टीचरों ने तो मेरे जहन के अंदर एक नेगेटिव बीज बोई थी, जिसकी वजह से जब भी मैं अटेम्प्ट करता था एग्जाम में, चाहे वो जिस भी लेवल एग्जाम में हो, तो मैं सर सैयद के क्वेश्चन को आमतौर पर अटेम्प्ट नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने एक फ़िल्टर लगाई थी, लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए से फ़िल्टर को मैंने रिमूव कर दी। तो हमारे माइंड में मुख्तलिफ फ़िल्टर लगे हुए हैं, कोशिश ये कर ले कि उन फिल्टर्स से आप अपने आप को पाक साफ रखें, वो फिल्टर से अपने आप को, चाहे वो सियासी फ़िल्टर्स हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो फिर कवाराना हो, चाहे वो लिसानी बुनियादों पे हो, उन फिल्टरों से अपने आप को आपने निकलना है। जब आप निकलोगे तब आप एनालिटिकल अप्रोच रख सकते हो, तब आप प्रॉपरली एनालिटिकल अप्रोच के साथ करंट अफेयर के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए एक तो डीपली नॉलेज
بہت زیادہ ضروری ہیں. تو اس حوالے سے اس کو آپ انالیٹیکل انداز میں، بیلنسڈ انداز میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. کورس کنٹینٹ کی بات ہے تو کرنٹ افیئر کا جو کورس ہے تین میجر ایریاز میں ہیں. فرسٹ پاکستان ہے، ڈومیسٹک افیئر آف پاکستان کے حوالے سے ہیں. پھر پاکستان کے اندر 3 امپارٹنٹ فردر سب کیٹیگریزیشن ہیں. ایک تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر، سیکنڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے، اور تھرڈ اکانومی ہے. تو پاکستان کے ان 3 سیکٹروں کے حوالے سے آپ جب نیوز پیپر کو اٹھائے، کوئی بھی نیوز پیپر ہو، کوئی بھی میگزین ہو، جرنل ہو، کوئی بھی ریسرچ ورک ہو، کوئی بھی مختلف پروگرامز ہو، چاہے ٹی وی پہ ہو، چاہے ریڈیو پہ ہو، تو پولیٹیکو، سوشل اینڈ اکانومی، ان 3 پرابلمس کو آپ دیکھیں، ان 3 ڈیولپمنٹ کو آپ دیکھ لائیں. جو پولیٹیکلی جو ایک پولیٹیکل گیمز ہو رہے ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز اور جو اپوزیشن، جو گورنمنٹ کے ان بٹوینز جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ڈیمانڈز ہے، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو سٹرکچر ہے، پھر ان کی جو عوام سے جو مینیفیسٹو ہے، ان کے پروگرامز ہیں. فرسٹ چیز یہ ہے. سیکنڈ اکانومی، ملک کے اکانومی سٹرکچر کو آپ دیکھ لیں. پھر ملک کے اندر جو اکنامک مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں. پھر ملک کی اکانومی کے اوپر آپ سرچ کر لیں. پھر اس حوالے سے آپ کو ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو جائے گی. تھرڈ چیز جس کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ سوسائٹی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، وہ سوشل اسٹرکچر آف دا سوسائٹی ہے، سوشل ایشو ہے، سوشل پرابلم ہے، سوشل فینامیناز ہیں، ان کو دیکھیں. تو فرسٹ چیز، میں کسی اخبار کے اگینسٹ یا فیور میں نہیں ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میجورٹی جو اردو اخبارات ہیں اس میں زیادہ تر فلیشس باتیں ہوتی ہیں، ان میں زیادہ تر جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز یا انالیٹیکل چیزیں بہت کم ہیں. زیادہ تر انالیٹیکل چیزیں جو ہے وہ انگلش کے نیوز پیپر میں ہیں. تو اس لیے آپ اخبار اردو کا ہو، انگلش کا ہو، پنجابی کا ہو، پشتو کا ہو، سندھی کا ہو، بلوچی کا ہو، جہاں سے بھی آپ کو اٹھا کے دیکھیں، جو اخبار کی پبلیکیشن کہاں سے بھی ہو، یہ 3 ایریاز کو آپ نے ٹارگیٹ کرنی ہے: سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک. سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ پاکستان اینڈ ریجنل، ہماری جو ریجن ہے، ریجن میں ہم فرسٹلی اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے جو کلوزلی فزیکلی کلوزلی جو نیبرز ہیں، انڈیا، چائنا، افغانستان، ایران، اس حوالے سے ان کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ، ان کے ساتھ ڈیولپمنٹ اور وہاں ہیپننگ، کیونکہ جو ریلیشن جو آپ کے نیبرز میں جو ہیپننگ ہوگی اس کا آپ پہ ڈائریکٹلی اثر ہوگا، ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا، اس سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں. اب ایران کے اندر اگر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کا پاکستان پہ اثر ہوگا، انڈیا کے اندر ڈیولپمنٹ ہے پاکستان پہ اثر ہوگا، کیونکہ ڈیفیوژن آف آئیڈیا یا سرکولیشن آف آئیڈیا ہو رہی ہوتی ہیں. اور آج کے دور میں جس طرح ہم میڈیا کی سینچری میں رہتے ہیں، میڈیا کی صدی میں رہتے ہیں، تو یہ ایزیلی انفلوئنس ہے. مثال آپ کو یہ پیش کروں گا، انڈیا میں چند سال پہلے ایک پارٹی بنی تھی، عام آدمی پارٹی. عام آدمی پارٹی کا عام جو لوور کلاس کے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو لیبر لوگ ہیں، ان پہ فوکس تھی، ان کے حوالے سے، ان کے پرابلمس کے حوالے سے. اور دہلی میں جو اسٹیٹ، ان کی صوبائی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ان کے ہاتھوں میں آئی تھی، انہوں نے بہت زبردست کامیابی حاصل کی تھی. تو اس حوالے سے پاکستان میں بھی ایک ٹرینڈ چلی، فوراً عام آدمی پارٹی پاکستان بھی بن گئی تھی. پاکستان میں دیگر پارٹیوں کے اوپر بھی ایک اثر پڑا، چونکہ پارٹیاں جو ہے وہ عام طور پر عوام کی ڈیمانڈز اسی حوالے سے وہ ریفلیکشن ہوتی ہیں آپ کی پالیسی میں. آپ کے جو لوگ ہیں، جن لوگوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، جن لوگوں سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جن کے لیے ووٹ کے لیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ اٹریکٹیو پروگرامز بناتے ہیں، مینیفیسٹو بناتے ہیں، تاکہ وہ لوگ آپ کو ووٹ اور سپورٹ دیں. تو اس کے حوالے سے بہت افیکٹ پڑا. اس کے علاوہ چائنا کے حوالے سے ہے، اب چائنا میں جو بھی ہیپننگ ہو رہی پاکستان پہ ڈائریکٹلی اثر ہے، ڈائریکٹلی وی آر افیکٹڈ. تو سیکنڈ یہ چیز ہے، چاہے وہ کلائمیٹکلی ہو، پولیٹیکلی ہو، سوشلی ہو، اکنامکلی ہو. تو ایک تو یہ ہے. اب افغانستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 1977 سے جب سے افغانستان میں ڈسٹربنس ہے، تو ڈائریکٹلی وی آر افیکٹڈ، ہم ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. ملینز آف افغانی پیپل جو ہے دے آر اسٹیل ان پاکستان، اور یہاں کے بزنس کے اوپر ایک بوجھ ہے، ایک برڈن ہے. ہمارے شہروں کے اوپر، خاص کر پشاور میں اگر ہم دیکھ لیں تو پشاور کی آبادی جو ہے، ان کے لیے جو انفراسٹرکچر دیا، ہسپتالوں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، اس کے اوپر افغانی آنے سے ایک بوجھ ہے. اب وہ بوجھ کیا ہے کہ اگر آپ کے ہسپتال میں 300 بیڈ تھے اور آپ کے اپنی پاپولیشن کے لیے
कम से कम सफिशिएंट थे, और आपके ऊपर जो है 600 मरीज आते हैं, 300 आपके 300 और इलाकों से लोग आते हैं और अफवानी आ गई, अब आपके 600 मरीजों को नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में लोग जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर जब जाएगी तो लोगों की एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगी, जो स्टेट की तरफ से फ्री हेल्थ है, फ्री एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेबर्स। फिर पाकिस्तान के नेबर्स के बाद सेकंड लेवल पे हम जो रीजनल पावर्स हैं, जो चाइना है, रशिया है, और इसके अलावा यूरोप यूनियंस है, इनके साथ हमारी जो रिलेशंस है, उनके साथ जो डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के उनके साथ ट्रेड भी है, उनके साथ बिजनेस भी है, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, इन हवाले से भी हमने देखना है। फिर उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब है, यूएई है, इसके अलावा तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन तमाम ममालिक के साथ हमारी रिलेशनशिप है, ट्रेड है, बिजनेस है। इन तमाम ममालिक के साथ हमारी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है, टूरिज्म में है। इसके अलावा इस्लाम फोबिया का भी एक इशू है, जिसके खिलाफ हमारी एक कम्बिनेशन हो रही है और हमने कंबाइन होना है, उसको भी हमने उस मसाइल को भी, क्योंकि उनकी वजह से जिस तरह के फ्रांस में, जिस तरह डेनमार्क में, नॉर्वे में डिफरेंट टाइम्स में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके की पब्लिकेशन होती हैं और शाया करते हैं, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी में एक रेजिस्टेंस आ जाती है, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म जिसको हम कहते हैं, यानी एक थॉट्स की जो एक्सट्रीमिज्म है वो पैदा होती हैं, एक रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डिमांड करते हैं, उनकी व्यूज़ जो है वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, बिकॉज दे वांट, वो चाहते हैं एक्सट्रीम स्टेप। तो स्टेट के लिए भी प्रॉब्लम जन्म लेती हैं। इसके अलावा डिफिकल्ट होता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, बॉडी के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो इस जैसे जो है ये चीज़ें भी हैं। तो सेकंड जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स। थर्ड जो चीज़ है वो है वर्ल्ड लेवल। अब वर्ल्ड लेवल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हमने देखना है, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। वर्ल्ड में इस वक्त जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक टेररिज्म का मसला चल रहा है। सेकंड वर्ल्ड लेवल पे है न्यूक्लियर वेपन का या न्यूक्लियराइजेशन का जो एक इशू है, जो कि तकरीबन ऑल दो सम कंट्री बहुत इफेक्टिवली इस टाइम है और सम कंट्री जो है इतनी लेस इफेक्टिवली है, तब दैट इज आल्सो थ्रेट है। एनवायरमेंटल डिजास्टर भी है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस भी है, और ये भी एक पूरी ग्लोब के लिए एक थ्रेट है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल पे देखें तो इकोनॉमी का एक इशू है, पूरी ग्लोब के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरी ग्लोब के अंदर इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा कोरोना के हवाले से, हेल्थ के हवाले से अगर हम बात कर ले तो ग्लोब के अंदर एक न्यू हेल्थ जो डिज़ास्टर है, जो हेल्थ इशू है, वो भी जन्म ले रही है। हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो है वो भी पैदा हो रही हैं, और हेल्थ वाइज पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन के लिए एक स्ट्रगल हो रही है, और एक पूरी दुनिया के अंदर सेफ्टी का एक न्यू कॉन्सेप्ट या सेफ्टी के एक न्यू चैलेंजेस जो है वो भी है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी इशू है होल ग्लोब्स में, होल वर्ल्ड में। इसके अलावा पूरी ग्लोब के उस पर स्मगलिंग का एक इशू है। इसके अलावा इलीगल जो माइग्रेशन का एक इशू है, और इसके लिए पासपोर्ट और इसके लिए माइग्रेशन लॉज जो है उसकी ज़रूरत है। फिर स्मगलिंग भी हो रही है, और लीगल वे से भी और इलीगल वे से भी, जिस तरीके समुद्रों के ज़रिए से, जिस तरीके से इलीगल तरीक़ों से लोग जो है जाते हैं। इसके अलावा जो वुमेन राइट्स का भी एक इशू है। इसके अलावा पूरी ग्लोब के अंदर इस वक्त जो है एक फोर्स्ड लेबर का एक इशू है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट इशू या प्रॉब्लम्स है जो कि ग्लोबल सिनारियो में मौजूद है, जो कि ग्लोबल लेवल पे मौजूद है, जो कि ग्लोबल फिनोमेना। तो तीन तरीके से, तीन टॉपिक्स को, तीन डिफरेंट एरियाज को हमने करंट अफेयर में देखना है। तो मैं ज़्यादा पर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कल नहीं आज से स्टार्ट करें, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। आज से आपने उठाना है, आप एक नोटबुक बनाई, नोटबुक में आप लिख लें पाकिस्तान, फिर करंट अफेयर का लिख लें, फिर पाकिस्तान, डोमेस्टिक अफेयर, फिर उसके तीन डिफरेंट टाइटल बनाए। एक में बनाए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमी के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से जो भी डेवलपमेंट, जो भी न्यूज़ आप देखते हैं, उनको आप वेरीफाइड भी कर लें। ऑथेंटिक सोर्स का भी होना चाहिए, क्योंकि येलो जर्नलिस्ट आर मोर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश होती है, वो प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं। उनको उन टाइटल के नीचे या हेडिंग के नीचे आप लिखते जाए। फिर उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो आप पाकिस्तान के
नेबर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कि रीजनल पावर्स है, उनके हवाले से जो भी डेवलपमेंट है, चाहे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, चाहे OIC का है, जो यूनियंस का है, चाहे सार्क है, चाहे E8 है, D8 है, तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो भी डेवलपमेंट है, जो भी रिपोर्ट्स है, जो इनकी सालाना इनवल जो रिपोर्ट्स है, इनवल उसको पढ़ ले और उस हवाले से उस पर भी काम करें। थर्डली, ग्लोबल लेवल, ग्लोबल फिनोमेना में, चाहे न्यूक्लियर इशू के हवाले से हो, चाहे एनवायरमेंटल के हवाले से हो, चाहे टेररिज्म के हवाले से हो, चाहे इकोनॉमी के हवाले से हो, फाइनेंस के हवाले से हो, तो उन तमाम इश्यूज़ को भी एक जगह पे आप नोट करते जाए उनको भी। तो इस तरीके से तकरीबन 3 महीने में अगर आप डेली के हवाले से बात करें, अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ लें, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, रीजनल लैंग्वेजेस में, आप टीवी चैनल्स को भी सुन लें और आप अपनी नॉलेज को वसअत दे, आप उनको एक्सपेंड कर लें, तो यू कैन ईजिली आप काफ़ी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास एक वसी, जिसको हम कहते हैं ज़हीरा, आप जमा कर सकते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास पॉसिबिलिटी है, और फिर उनको आप प्रॉपर्ली अरेंज भी कर ले, रजिस्टर में रजिस्टर भी कर ले, और फिर उसके ऊपर जो है डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाइड भी कर ले। फिर अपने मॉनिटर या कोच किसी को भी रख ले, वहाँ से उनसे भी आप राय ले, और कोशिश ये कर ले कि हर क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करना है तो इनकी एक आउटलाइन सी बनाया करें। आउटलाइन में होता है कि एग्जामिनर की लिए भी ईजी होता है। एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन को देखता है तो पहले आउटलाइन से वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ों को, किन चीज़ों को इंक्लूड किया है, किस लेवल पे है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आप कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं, स्ट्रांग भी कर रहे हैं, और अपनी वीकनेस भी बात कर रहे हैं। तो इट विल बी इजी फॉर द एग्जामिनर कि वो आपके जो माइंड लेवल है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। सम टाइम ये होता है कि टाइम की कमी की वजह से आउटलाइन में आप बनाते हैं लेकिन प्रॉपर्ली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एग्जामिनर जो है इन चीज़ों को समझ सकता है कि बंदा जो है ऑलरेडी आउटलाइन में दी है। टाइम मैनेजमेंट, although कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द नेसेसरी थिंग है CSS एग्जाम के लिए। जब तक आपके पास टाइम मैनेजमेंट करना हो तो आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तब आपके लिए मशवरा ये है कि आप आज से ही जब भी जिस भी जगह आपको जो भी न्यूज़पेपर, जो भी किताब, जो भी जर्नल, जो भी मिले, तो पाकिस्तान के नेबर्सहुड और इंटरनेशनल लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप नोट करें, उन प्रॉब्लम्स के हवाले से आप डिबेट भी करें। उन प्रॉब्लम के हवाले से आप ये कर लें कि अगर आपके अप्रोच है तो आप या तो कोई ग्रुप बनाएं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उनको अपने फ्रेंड्स जो डिस्कशन करना चाहते हो, जिनके पास नॉलेज हो, उनको शामिल कर ले, और फिर इस तरीके से यूट्यूब से डिफरेंट वीडियोस भी वहाँ शेयर करें उन लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए, और इस तरह आप डिस्कशन कर ले। या वीकली बुनियाद पर एक प्रोग्राम अरेंज कर ले, किसी बंदे को आप इन्वाइट कर ले ऑनलाइन, और कोई ऑनलाइन सेमिनार, ऑनलाइन वर्कशॉप लाइक ऑनलाइन एक्टिविटी रखे, और इस तरीके से उनको एक टॉपिक दे और उस टॉपिक पे कोशिश कर ले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर ले। फिर आपके लिए ईजी रहेगा, आपकी करंट अफेयर, आपकी जो नॉलेज है वो इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर करंट अफेयर के हवाले से आप चाहते हैं कि करंट अफेयर CSS के ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको लेक्चर मिले, आपको डिफरेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कशन मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वक्तन फ़वक्तन कोशिश करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन आपके लिए मटेरियल लेके आऊँ, आपके लिए न्यू जो कंटेंट है उनको डेवलप कर सकूँ, आपके लिए कोई इस तरह के वीडियो ला सकूँ जो आपके लिए आपको बेनिफिट दे सके, जो आपके लिए कार आमद साबित हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।